हेलो। हाँ, तो आज हम लोग पहला लेक्चर शुरू करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन का। सबको पहले गुड इवनिंग। और हेलो बच्चों, सबको गुड इवनिंग। और आज हम पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन का ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन में देखो, जो एग्ज़ाम की बात करें हम लोग, तो रेडॉक्स रिएक्शन से एक क्वेश्चन लगभग लगभग आपका जेई मेंस में आ जाता है, और नीट में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। बहुत बार तो ऐसा देखा गया है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो नीट में जो क्वेश्चन आता है वो या तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए आ जाता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ये बताइए। दूसरे जगह पे मान लो जेई मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा, तो जेई मेंस में या तो उसकी टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन टाइट्रेशन वाला आता है। किसी शिफ्ट में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए आ सकता है, या किसी शिफ्ट में बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर किसी शिफ्ट में ऐसा हो सकता है कि वो कह सकता है कि ये रिएक्शन को पहचानो कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। तो इन सभी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का आज पहला लेक्चर है, जो 11th के लिए है और 11th के बच्चों के लिए है। 11th और जेई मेंस में लगभग लगभग क्वेश्चन यहाँ से आता है। एडवांस में भी चांसेस रहता है, एडवांस में टाइट्रेशन का क्वेश्चन बनेगा। कभी कभी बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का भी क्वेश्चन एडवांस में आता है। तो चलिए फिर हम आज शुरू करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे नाम से क्लियर है, ये चैप्टर अपने आप में नाम से क्लियर होता है कि रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। देखो ये आर ई डी लिखा है, तो आर ई डी मतलब हो गया रिडक्शन, और ओ एक्स लिखा है मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से मिलकर बना हुआ है। तो इसी के बारे में हम लोग आज जिक्र करेंगे कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करिएगा आप, एक तरफ लिखिएगा ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ लिखिएगा रिडक्शन। एक तरफ लिखिए ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ लिखेंगे रिडक्शन। किसको कहते हैं ऑक्सीडेशन और किसको कहते हैं रिडक्शन? तो एक तरफ बच्चे लिखेंगे ऑक्सीडेशन और दूसरी तरफ बच्चे लिखेंगे रिडक्शन। तो ये चैप्टर आपका जैसे भी लेक्चर 1 है, आज हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से धीरे धीरे करके हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो पहला हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, सब लोगों को पता होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो समझ लो उसको ऑक्सीडेशन कहोगे। जैसे अगर मान लो Mg है और उसमें O2 को जोड़ दिया जाए, तो इसको रिएक्शन को बैलेंस भी कर लो, 2Mg प्लस O2 यह आ जाएगा 2MgO, इस तरह से ना। तो ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को निकाल दो तो रिडक्शन हो जाएगा, इसको बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसको बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन निकाल दोगे तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। जैसे जैसे आप कह सकते हो कि Ag2O है और Ag2O ने ये रिएक्शन करके ये डिकम्पोज हो गया और Ag प्लस O2 बन गया। अब यहाँ पे रिएक्शन को चाहो तो बैलेंस कर लो, 4Ag प्लस O2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है। दूसरा आता है इसमें, अगर आप कहोगे तो इसमें कह सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, और चार ऑप्शन दे देगा A B C D, और फिर उसके कोडिंग कर देगा कि A एंड B आर करेक्ट, B एंड C, ABCD ऑल आर करेक्ट, ऐसे करके ऑप्शंस बनते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाता है। तो यहाँ लिखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो उससे जो बनेगा उसका नाम होगा ऑक्सीडेशन। जैसे अगर मैं H2S की बात करूं तो ये बन गया H2 और प्लस में सल्फर। तो अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो उसका नाम हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और इसमें क्या बोलोगे, इसमें बोलोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो एक थ्योरी भी आपको पूरा पूरा साथ में लिखते रहना है, साथ में अगर आप लिखोगे तो चीज़ों को समझोगे भी ना। यहाँ बोलोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे H2 और Cl2 को जोड़ दिए, H2 और Cl2 को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 2HCl। तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलेंगे रिडक्शन,
और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तीसरा इसमें टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। थर्ड टर्म होता है लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस दिख रहा हो तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे जैसे मान लो आयरन +2 है और ये आयरन +3 बना और साथ में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस दिख रहा हो, तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखेगा तो नाम होगा ऑक्सीडेशन। और इसमें क्या कहोगे, इसमें कहोगे गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसमें कहोगे गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। जैसे अगर मैं बोलूं Sn+4 है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैं जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, Sn+2 बन जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा और लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक पॉइंट इसमें और लिख लेंगे, जैसे अभी हम पढ़ेंगे भी ऑक्सीडेशन नंबर वाला। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो नाम होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है तो नाम होगा रिडक्शन। तो ये बात भी थोड़ा सा एक पॉइंट और जोड़ लिया जाए। तो फोर्थ पॉइंट हम लोग लिखेंगे, आप लोग यहाँ तक पहले लिख लो, फोर्थ पॉइंट अगली वाली स्लाइड में लिख लेंगे क्योंकि यहाँ जगह कम है तो इसको सही से रहना चाहिए। तो चलिए फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें लिखोगे इंक्रीज, आप अपने स्लाइड अपने कॉपी में आप कंटिन्यू रखिएगा ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे ऑक्सीडेशन। जैसे जैसे मान लो तुम्हारे पास रहेगा कि SnCl2 है और ये बन गया SnCl4, SnCl2 है और SnCl4 बन गया। अब देखो SnCl2 में अभी हम निकालना सिखाएंगे इसको ना, परेशान नहीं होना है। ये +2 होगा और ये वाला क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसी को बोलते हैं। तो अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और इसमें क्या लिखोगे, सिंपल बात है, अगर मैं इसमें इंक्रीज लिख रहा हूँ तो इसमें क्या लिखूंगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग रिडक्शन बोल देंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज आ रहा है तो उसको रिडक्शन बोल देंगे। जैसे देखो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि यहाँ पे लिखा रहेगा MnO4- लिखा रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा MnO2, सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है। तो MnO4-, अभी मैं इसका निकालना सिखाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है। तो ये मैग्नीज वाला +7 है और ये मैग्नीज वाला +4 है, तो +7 से +4 कम हो रहा है, यहाँ +2 से +4 बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अंतर समझते हो। जैसे कभी कभी एग्जाम, जैसे स्कूल वगैरह के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं। तो उस बेसिस पे ये पॉइंट्स था हमारा कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है। तो ये चारों पॉइंट्स एक बार देख लेना, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। जैसे ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाएगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाएगा, लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाएगा, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाएगा। ये सब देखो जानते हो, ये नीट एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा करेक्ट है ऑक्सीडेशन के रिगार्डिंग, इनमें से कौन सा पॉइंट सही है। तो उसमें लिख देंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के पॉइंट से ये गलत है, ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाएगा ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब इसमें हम लोग को एक शब्द था, जैसे अभी हम यहाँ पे मिल भी रहा था, कि ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब होता है और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनके बारे में हम डिटेल अभी बात करेंगे। सो ऑक्सीडेशन नंबर आप यहाँ पे हेडिंग बनाना। अगला हेडिंग बनेगा ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे अगला हेडिंग बनेगा ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी चार्ज को बोलते हैं। तो इमेजिनरी चार्ज का क्या मतलब है वो हम अभी समझेंगे, पहले हम इसका डेफिनेशन बना ले। तो लिखिएगा, इट इज एन इमेजिनरी चार्ज, इट इज एन इमेजिनरी चार्ज, इट इज एन इमेजिनरी चार्ज, इमेजिनरी चार्ज, इट इज एन इमेजिनरी चार्ज developed over atom, it is an imaginary charge
डेवलप्ड ओवर एटम। मेरे साथ लिख सकते हो आप ना, मेरे साथ लिखोगे तो तुम्हें लिखना भी आसान हो जाएगा और साथ में लिख भी लोगे आप। तो इट इज इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ओवर एटम, डेवलप्ड ओवर एटम of an element, of an element, of an element when it goes from, when it goes from elemental free state, when it goes from, when it goes from elemental free state to combined state, goes from elemental, elemental free state का मतलब अकेला हो गया, elemental free state, elemental free state to combined state, elemental free state to combined state in a molecule, combined state in a molecule ना, combined state in a molecule। तो इस तरह से आप इसको समझते हो, combined state in a molecule। तो elemental free state to combined state in a molecule, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है। इट इज एन इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ओवर एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम एलिमेंटल फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे सपोज करो, जैसे मान लो तुम लोग कहते हो ना कि जैसे एक नियमता हम यहाँ पे समझें कि जैसे हमारा ये सोडियम है, तो सोडियम अकेला है तो ऑक्सीडेशन नंबर इस पर कुछ नहीं आएगा। सोडियम अकेला है तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन अगर सोडियम के साथ एक आयन जुड़ गया, जैसे NaCl होता है, तो आप लोग कहते हो ना सोडियम +1 है और क्लोरीन -1 है। यहाँ पे क्या कहते हो, सोडियम +1 है और क्लोरीन -1 है। इस तरह से आप चार्ज को यहाँ बताते हो। भाई सीधी सी बात है, अगर वो अकेला है तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, अकेला है, जब वो किसी के साथ जुड़ जाएगा तभी उस पर चार्ज आएगा। अब जैसे मान लो, जैसे सपोज करो हमारे पास एक H2 गैस है, H2 गैस है। अब H2 गैस जैसे अपना दिया हुआ है या हाइड्रोजन ही है, सपोज करो केवल हाइड्रोजन ले लो। अभी H2 गैस थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा। जैसे केवल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की तो चार्ज नहीं है ना। अब ये इस एलिमेंटल स्टेट का मतलब ये होता है कि जैसे उसका एग्जिस्टेंस किस में है, तो हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस H2 गैस में होता है, क्लोरीन का एग्जिस्टेंस Cl2 गैस में होता है। तो वो एग्जिस्टेंस को एलिमेंटल का मतलब होता है। तो एलिमेंटल फ्रीज से फॉस्फोरस P4 के रूप में एग्जिस्टेंस में होता है, तो उसका मतलब हो गया वो एलिमेंटल फ्री स्टेट है। तो हाइड्रोजन पे कुछ नहीं है चार्ज। अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाए, जैसे HCl बन जाए। देखो अब HCl बन गया तो हर लोगों को पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्लोरीन पे आ गया डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसमें अब चार्ज डेवलप हुआ है। लेकिन अब चार्ज जो डेवलप हुआ है कोवलेंट कंपाउंड में, वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हुआ है। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक इमेजिन कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो पार्शियल पॉजिटिव है और पार्शियल नेगेटिव है वो पूरा का पूरा +1 है और पूरा का पूरा -1 है। ये एज्यूम करके हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा एक पॉइंट और यहाँ पे हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसा कि हमें लगता है। तो हम कह सकते हैं इट इज ऑलवेज एज्यूम दैट देर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये सीधे सीधे बोलना सही रहेगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकालने जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन नंबर में तुम पार्शियल चार्ज तो नहीं लिखोगे कि नहीं सर डेल्टा प्लस चार्ज है, सर ये डेल्टा माइनस। इट इज ऑलवेज एज्यूम कि भाई जो पार्शियल पॉजिटिव है या पार्शियल नेगेटिव है वो हमेशा या तो पूरा +1 होगा या पूरा -1 होगा। तो आप इस पॉइंट को यहाँ मेंशन कर लो जिससे अपने क्लियरिटी और बन जाएगा। तो लिखिएगा इट इज ऑलवेज एज्यूम डैट, सभी लोग मेरे साथ लिखेंगे इट इज ऑलवेज एज्यूम डैट। देखो अब ये सब पॉइंट तुमको याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अभी कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कराएंगे तो आप सीख जाओगे इससे। इट इज ऑलवेज एज्यूम्ड दैट there is complete transfer of 1 electron, there is complete transfer, it is always assumed that there is complete transfer of 1 electron, complete transfer of 1 electron, complete transfer of 1 electron
फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस ईएन यहाँ लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव समझेंगे इसको, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे ना। यहाँ पे हमेशा ये एज्यूम कर लेना कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस में जो दिख रहा है वो एक पूरा +1 है और पूरा -1 है, और इसी तरीके से आप इसको बना पाओगे और वही सही भी रहेगा। तो अब यहाँ पे एक तो ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं, कोई भी अगर आपसे पूछ दे कि सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो किसी भी एलिमेंट को अपने कंबाइंड स्टेट में आने के बाद आता है। अकेला है तो कोई चार्ज नहीं है, जब वो किसी के साथ जुड़ेगा तभी उस पर +1 -1 चार्ज आएगा, अदरवाइज उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो हमने लिखवा दिया है, इट इज़ ऑलवेज एज्यूम दैट देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। चलिए अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रूल्स फॉर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स क्या क्या है ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के लिए? भाई जब तक आप रूल नहीं जानोगे तब तक ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ पे लिखेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे लिखेंगे रूल्स, देखो ये सभी चीज़ बेसिक है थोड़ा, तो बेसिक पे थोड़ा हम लोग काम करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को हम एडवांस तक पहुँच जाएंगे। तो रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड किया जाता है। रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, तो सही बच्चे एक बार इसको देखते भी रहेंगे और समझते भी रहेंगे। रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे हमने ये हेडिंग बना लिया। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कुछ एटम के बारे में ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स किया हुआ है, कुछ एटम के बारे में ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। क्या फिक्स है भाई? तो पहला नंबर तो ये है कि फ्लोरीन एटम जो होता है, जैसे आप लोग जानते हो फ्लोरीन अपने आप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा ये ऑलवेज -1 होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम इज ऑलवेज -1। क्यों होगा? क्योंकि इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसको -1 लेना है, क्योंकि ये सभी क्यों क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस अट्रैक्ट करने पे इस पे चार्ज आएगा डेल्टा माइनस, और डेल्टा माइनस को हमने बोला ही है कि पूरा पूरा -1 चार्ज लेना है। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे एक पॉइंट बना दीजिएगा, एकदम सिंपल पॉइंट बनाइए, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1। और कोई पूछेगा ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑलवेज -1। अब इसको बॉक्स बना लीजिए ऐसे ना, यहाँ बॉक्स बना के ऐसे लिख लीजिए, इट इज़ ऑलवेज -1। क्यों है? क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल। यहाँ लिख भी सकते हो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो कुछ बच्चों को एकदम आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं करना है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, मैं यहाँ पे पीटी लिख देता हूँ, पीटी समझ जाओगे, पीरियोडिक टेबल कहलाएगा वो, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, पहला हो गया। अब दूसरा एटम को समझो, सेकेंड होता है ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के लिए, ऑक्सीजन एटम के लिए देखो ऐसे तो क्वेश्चन में हमेशा -2 ही लेना है, बट कुछ केसेस में जैसे ऑक्सीजन का निकालने के लिए जब कहेगा तो उस केस में अपने को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हमेशा -2 होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर इज जनरली -2, ऑक्सीडेशन नंबर इज जनरली -2, ऑक्सीडेशन नंबर इज जनरली -2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो जनरली -2 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इज जनरली -2। बट इसमें जनरली इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हाँ देखो क्वेश्चन में आप हमेशा -2 ही लेके सॉल्व करना, जब भी ऑक्सीजन के बारे में नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन को -2 लेकर सॉल्व करना है। दिक्कत कहाँ आती है, जब मान लो ये पेरोक्साइड का केस होगा, किसका केस होगा, इन केस ऑफ पेरोक्साइड, इन केस ऑफ, अभी सब समझाएंगे पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है। इन केस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को कहते हैं। इन केस ऑफ पेरोक्साइड
ऑक्सीडेशन नंबर इज -1, ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। अब ये कैसे होता है ये हम आपको निकालना भी सिखाएंगे अभी। जब ऑक्सीडेशन नंबर हम पढ़ाएंगे तो खुद ही समझा देंगे कि पेरोक्साइड के केस में ये -1 होता है। और अगर ये सुपर ऑक्साइड है, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, अगर ये सुपर ऑक्साइड का केस है, अगर ये सुपर ऑक्साइड का केस है, किसका केस है? सुपर ऑक्साइड। देखो ऐसे इसको बोलते हैं, देखो O2-1 को बोलते हैं। ये सुपर ऑक्साइड होता है, 2 ऑक्सीजन होता है, उस पर एक माइनस चार्ज होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -1/2 होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1/2 होता है। बट ये तुम्हें याद नहीं करना है, ये सब याद मत करो, ये आ जाएगा अपने पास। सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है और पर ऑक्साइड में -1 होता है। जनरली हम लोग -2 लेते हैं। ऐसे इसको लिखना चाहो तो ये ऑक्साइड के लिए कहा जाता है, ये फॉर ऑक्साइड। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो ऑक्साइड के लिए ही आता है, और कुछ केसेस में पर आएगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है। आपको यूज करना है -2 ही। कहाँ कैसे यूज करना है वो हम अभी आपको सिखाएंगे। तो ऑक्सीजन एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होगा, जनरली -2 होगा। पर के केस में ये -1 बनेगा, और सुपर ऑक्साइड के केस में ये -1/2 बनेगा। तो 2 एटम का हो गया, एक फ्लोरीन का, एक ऑक्सीजन का। तीसरा लिखेंगे हाइड्रोजन एटम का। तो हाइड्रोजन एटम का ऐसे तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन एटम का हम +1 लेकर सॉल्व करेंगे। बट कभी कभी केस आ जाता है, जैसे मेटल हाइड्राइड का केस होता है, उसमें हाइड्रोजन -1 होता है, लेकिन उसके लिए घबराना नहीं है। उसके लिए आपको घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद ही कहेगा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तुम फाइंड करो। और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए कहेगा तो सीधी सी बात है, आप उसको सॉल्व करके देखोगे। जब पूछेगा तो उसको सॉल्व करना है, और जब जो जो नहीं पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है और उसके साथ हाइड्रोजन दिया है, तो फिर आप +1 ले लेना। तो हाइड्रोजन एटम के लिए लिखना, ये तीसरा पॉइंट इसमें होगा हाइड्रोजन एटम। किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन एटम की। किसकी बात हो रही है? हाइड्रोजन एटम की। तो हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो जनरली +1 होगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इज जनरली +1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इज जनरली +1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर इज जनरली +1। बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड के केस में, इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर -1 बोलना है। तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन अभी सीखोगे भी आप। जैसे मान लो तुम्हारे पास आ गया NaH आ गया, तुम्हारे पास आ गया CSH आ गया, इस तरह से। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन इन दोनों से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोडियम से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सीजियम से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सीधी सी बात है भाई कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और जब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उस पर माइनस चार्ज आना ही आना है। तो वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं ना यार। तो NaH CSH ऐसे लिख सकते हो आप। चलो अब आप नेक्स्ट पे आ जाओ। तीसरे के बाद फोर्थ आता है। जैसे फोर्थ में आएगा एल्युमिनियम एटम। फोर्थ में कौन आ जाएगा? एल्युमिनियम एटम। फोर्थ में आ जाएगा हमारा एल्युमिनियम एटम। फोर्थ में कौन आ जाएगा? एल्युमिनियम एटम। देखो एल्युमिनियम एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, तो एल्युमिनियम के हिसाब से जो ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा वो हमेशा बनेगा ऑलवेज +3। इसमें ऑलवेज +3 लिखना ना। इसमें आएगा ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज +3। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज +3। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +3 बनेगा। तो ये 4 एटम का तो तुम याद कर लो अभी। इसके बाद पांचवा इसमें आता है अल्कली मेटल्स। पांचवा जो इसमें आएगा वो आएगा तुम्हारे पास अल्कली मेटल्स। पांचवा जो तुम्हारे पास आएगा वो आ जाएगा अल्कली मेटल्स ना। पांचवा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? अल्कली मेटल्स आ जाएगा। पांचवा आ जाएगा अल्कली मेटल्स। पांचवा आ जाएगा अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स कौन कौन होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे? तो यहाँ पे आ जाएगा लिथियम, फिर आ जाएगा सोडियम, फिर आ जाएगा पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो इनके लिए आप याद कर लेना कि अल्कली मेटल्स के लिए, क्योंकि अल्कली मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है,
और हर बच्चे को पता है इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज +1। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज +1, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज +1। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होगा। तो अगर अल्कली मेटल्स है तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। अब इसमें 6 नंबर आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें 6 नंबर आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें कौन आता है? अगला आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें आएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन होता है? तो आप कहोगे बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंशियम और बेरियम होता है। अब इसका जब आप निकालोगे तो इसका अगर आप यहाँ पे इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? हमेशा +2 होगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज +2। इसमें आएगा ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज +2, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज +2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होता है। तो इस तरह से आप कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर देख लेंगे। फिर से एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करा दें। फ्लोरीन का हमेशा -1 याद कर लीजिएगा। ऑक्सीजन का जनरली आपको -2 ही लेना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो -2 ही लेकर सॉल्व करेंगे। बताएंगे हम कैसे सॉल्व करना है। परऑक्साइड का केस होगा तो -1 लेना है। सुपर ऑक्साइड के केस में ये अपने आप -1/2 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाइड्रोजन के लिए +1 होगा। हाइड्राइड के केस में आपको -1 लेना है। अल्युमिनियम का हमेशा +3 लेना है, ये ध्यान रखेंगे। अल्कली मेटल का हमेशा +1 लेना है और अल्कलाइन अर्थ मेटल का हमेशा +2 लेना है। इतना आप ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट आना है, कुछ पॉइंट्स आएगा। और देखिए, जैसे अभी हमने बोला था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो किसी भी एलिमेंट जो फ्री स्टेट में लाई कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो आप इस बात को लिख भी लो, इसको लिख लो, जिससे आपको फायदा रहेगा। तो लिखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट और एलोट्रॉपिक फॉर्म। जैसे एलोट्रॉप सब लोग जानते हो। एलोट्रॉप का मतलब जैसे फॉस्फोरस के वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, सल्फर का मोनोक्लिनिक और रोहम्बिक, कार्बन का एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन्स, ये सब ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट या फिर एलोट्रॉपिक फॉर्म इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा कहीं पे दिख जाए तो ऑलवेज इक्वल टू 0 कहना है। क्या कहना है? ऑलवेज इक्वल टू 0 कहना है। तो अगर कोई एलिमेंटल फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट और एलोट्रॉपिक फॉर्म इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि सोडियम है, तो सोडियम का अकेला है 0 होगा। H2 की बात करें तो ये भी 0 होगा। P4 की बात करें तो ये भी 0 होगा। Cl2 की बात करें तो ये भी 0 होगा। एसिड की बात करें तो 0 होगा। इसको एलोट्रॉप सल्फर एसिड फॉर्म में होता है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो ये देखो, इसमें ऐसे भी समझने वाली बात है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया नहीं, तो किसी पे प्लस नहीं, किसी पे माइनस नहीं, तो नॉर्मली वो 0 रह जाएगा। P4 में भी सभी P जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया नहीं, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया नहीं तो सीधी सी बात उसका भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर 0 में ही रहेगा, क्योंकि कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है। चलिए, अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। तो ये बात भी लिख लीजिए, मेंशन करते चलेंगे पॉइंट्स को। लिखिएगा सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अभी मैं आपको सभी लिखवा भी रहा हूँ मेरे साथ, अगर आप लिख लेंगे
तो आपको फायदा भी मिलेगा। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अभी हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ रहे हैं जिससे समझना आसान हो थोड़ा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स in a molecule is always equal to 0. In a molecule is always equal to 0. Sum of oxidation number of all element in a molecule is always equal to 0. तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है, अगर पूरे मॉलिक्यूल में सभी एटम को जोड़कर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करा जाए और ऑक्सीडेशन नंबर का सम किया जाए तो वो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं उस मॉलिक्यूल पे। जैसे मान लो कोई एग्जांपल की बात करें तो KMnO4, इसमें पोटेशियम का, मैग्नीज का, ऑक्सीजन का सबका ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ दिया जाए तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उसी तरह से KClO4, इस तरह से आप देखेंगे तो इन सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग जोड़ दिया जाए, पर्टिकुलरली जैसे पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सबको जोड़ दिया जाए तो वो 0 के बराबर आएगा। अगला पॉइंट होता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स in an ion, in an ion is equal to charge on ion, is equal to charge on ion, is equal to charge on ion। अब अगर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर का सम है तो वो चार्ज ऑन आयन, मतलब आयन के चार्ज के क्या होता है, चार्ज के बराबर होता है। जैसे कहीं पे लिखा है MnO4 माइनस, अब MnO4 माइनस लिखा है तो मैग्नीज का, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर उन दोनों को सम करके -1 के बराबर कर दोगे। कहीं पे लिखा है MnO4 माइनस, तो इनके सभी ऑक्सीडेशन नंबर का सम करके उसके इक्वल कर दोगे, -1 के इक्वल कर दोगे। Cr2O7 2 माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर का सम करके दो निगेटिव के चार्ज के बराबर कर दोगे। उसी तरह से आपके पास और भी आएगा MnO4 2 माइनस, ये भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारे 3 पॉइंट इधर और जुड़ गया। सम, ये हम लोग लगता है, मुझे लगता है आप समझ भी पाएंगे कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू 0, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। तो इस तरह से आप एक पॉइंट यहाँ जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो जैसे आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, मैक्सिमम, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो बच्चा का दायरा ही नहीं होगा, कुछ भी निकाल के आ जाएगा आंसर। तो दायरा होना जरूरी है कि कितने तक आप जाओगे। भाई कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से एक्सीड कर जाता है और बच्चा क्या करता है, वो मैक्सिमम से एक्सीड वाला आंसर टिक करके आ जाता है, वो गलत हो जाएगा। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू, is equal to number of electron, is equal to number of electron present in outermost cell, number of electron present in outermost cell, number of electron present in outermost cell। ये सभी लोग लिख लेंगे साथ में। देखो कुछ पॉइंट्स अगर आप साथ में लिख लोगे तो तुम लोगों के लिए फायदा रहेगा कि आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, और उसके बाहर कोई ऐसा नहीं होगा कि उसके बाहर बहुत क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं आएगा, उसी में से आएगा। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है हर एक बच्चों को पता भी है, 1s2 2s2 2p3। अब देखो आउटर मोस्ट सेल का मतलब जो बाहरी सेल है, तो बाहरी सेल सेकंड सेल है। अब सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो 5 है।
तो मैक्सिमम कितना होगा इसका, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका 5 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब कोई नाइट्रोजन का 7 निकाल के आ जाए तो क्या वो सही हुआ? अगर कोई नाइट्रोजन का कोई कहे कि नहीं हम 7 निकाल के आएंगे, भैया अब तो 7 बताएंगे, 7 बताओगे तो तुम गलत करके आओगे, सीधी सी बात है। तो अब अगला मान लो सल्फर की बात करें, बहुत बार तो बच्चा सल्फर में फंस जाता है, हमने देखा कि सल्फर में फंस जाता है। तो ये सल्फर होता है 1s2 2s2 2p6 और यहाँ आता है 3s2 3p4, 16 इलेक्ट्रॉन टोटल होता है सल्फर का, सल्फर एटम का एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो ये देखो यहाँ पे कितना आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो मैक्सिमम जो तुम ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का बोलोगे, हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इतना पढ़ने के बाद भी 8 तक बता देते हैं आंसर, सर सल्फर का 8 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो कुछ क्वेश्चन अभी देंगे तो बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं उसमें। यहाँ मैक्सिमम 6 होगा, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 6। अब आगे चलो थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट तुम और लिख लोगे तो और आसान हो जाएगा कि जैसे कोई किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक। तो ये हम समझ लेते हैं तो हमारा दोनों रेंज क्लियर हो जाएगा, मिनिमम वाला भी और मैक्सिमम वाला भी, मिनिमम वाला भी और मैक्सिमम वाला भी। तो लिखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट vary from oxidation number of an element vary from n-18 to n-10, n-18 से n-10 तक वेरी करेगा। वो n क्या है अभी बता रहे हैं, n जो है वो ग्रुप नंबर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप नंबर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर 1 से लेकर 18 तक है, 1 से 18 तक। तो अब मॉडर्न वाला लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बात मेंशन कर लेना, मेनली अप्लीकेबल फॉर, मेनली अप्लीकेबल फॉर पी ब्लॉक, मेनली अप्लीकेबल फॉर, ये वाला जो लाइन तुम लिख लेना क्योंकि कभी कभी बच्चे एस ब्लॉक के लिए लगा देता है। अब बताओ एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 है तो 1 में से 18 घटा देंगे तो माइनस का 17 बचेगा। अब माइनस का 17 कोई एस ब्लॉक का ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है कभी, इसलिए लिख लेना मेनली अप्लीकेबल फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो जैसे कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर बहुत चेक करने की कोशिश करता है, एग्जामिनर तुमसे चेक करने की कोशिश करेगा, तुमसे कहेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट वेरी फ्रॉम n-18 टू n-10। तो ये चलो ये सही है, बट उनको ये बात मेंशन करना पड़ेगा कि इट इज़ अप्लीकेबल फॉर पी ब्लॉक। अब नहीं मेंशन किया तो गलत हो जाएगा। वो क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सबके लिए कह दिए और सबके लिए कहना तो वो गलत है क्योंकि एस ब्लॉक के लिए वो नहीं लगा सकते हो ना, n-18 टू n-10। तो ग्रुप नंबर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मान लो तुम्हारा नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर होता है 15th ग्रुप नंबर, 15th ग्रुप होता है। अब क्योंकि ये 15th ग्रुप है तो इसको जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 15-18, 15-18 से लेकर 15-10 तक। अब 15-18 का मतलब हो गया -3 से लेकर और +5 तक, -3 से लेकर +5 तक। तो नाइट्रोजन का जो ग्रुप 15 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 से लेकर +5 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इतने पॉइंट्स आप मेंशन कर लोगे ना तो लगभग आपका ये ऑक्सीडेशन नंबर के जो रूल्स थे वो कंप्लीट हो जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर के जो रूल्स हैं वो पूरा हो जाता है। अब एक बार इसको फिर से एक बार दोहरा लेंगे कि भाई हाँ हमने यहाँ तक तो दोहरा लिया था अल्कलाइन अर्थ मेटल तक। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट और एलोट्रॉपिक फॉर्म is always equal to 0. Sum of oxidation number of all element in a molecule is always equal to 0. Sum of oxidation number of all element in an ion is equal to charge on ion। एक तो ये हो गया हमारा पूरा पॉइंट। अब यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट
मे वेरी फ्रॉम कह सकते हो या वेरी फ्रॉम n-18 टू n-10। अब यहाँ पे जैसे मान लो देखो स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन का स्टेटमेंट, अगर एग्जामिनर ने ये स्टेटमेंट लिखा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे वेरी फ्रॉम मतलब हो सकता है, हो सकता है, तो फिर ये सही हो जाएगा। मे वेरी लिख दिया तो सही हो जाएगा। अगर केवल लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट वेरी फ्रॉम n-18 टू n-10, तो वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा मेनली एप्लीकेबल फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, तो वो सही होगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट्स मेंशन कर लीजिए। सो नेक्स्ट आ जाइए, अब हम लोग कुछ ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन सीखते हैं। तो हमारा अगला ये हेडिंग ही होगा या क्वेश्चन कह लो उसको, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट। कुछ ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करेंगे अभी, आइए देखते हैं। तो लिखिएगा फाइंड, क्वेश्चन लिखेंगे। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम सिखाएंगे, 4-5 क्वेश्चन हम करेंगे, 4-5 आप करेंगे, तो सीख जाएंगे आप। कुछ बातें और भी इसमें पूरी डिटेल हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैसे निकालेंगे और कहाँ कहाँ पे हम गलती कर सकते हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो लिखिएगा फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। कुछ अंडरलाइन किया हुआ एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना है। उसका क्या फाइंड करना है? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे हमारे साथ। जैसे मान लो तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन है KMnO4। पहला क्वेश्चन क्या है? KMnO4, और इसमें मैग्नीज का फाइंड करना, अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। या कभी मान लो नहीं लिखा है तो वो खुद लिख देंगे कि इस एटम का, इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए, ऑब्जेक्टिव में मान लो ऐसा लिखा रहेगा। तो यहाँ पे देखो जिसका फाइंड करना है उसको X ले लेना है, और उसके पहले एक लिखा है पोटेशियम। पोटेशियम का एक एटम है, पोटेशियम क्योंकि अल्कली मेटल होता है तो अभी हमने सीखा था उसको +1 लेना है। और ऑक्सीजन का मैंने बोला था कि आपको -2 ही लेना है हमेशा, सॉल्व करने के लिए आप -2 ही लोगे। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ऑक्सीजन का -2 लेके ही सॉल्व करोगे। तो ये कितना हो जाएगा? 4 है और -2 ले लेंगे। 4 एटम है ऑक्सीजन का और एक का -2 है, तो 4 का -8 हो जाएगा। और बराबर इसको 0 कर देंगे तो x -7 हो जाएगा, और बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? +7 आ जाएगा, +7 आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा होगा, मान लो लिखा है K2, यहाँ लिखा है Cr2, और यहाँ लिखा है O7, और एग्जामिनर तुमसे पूछा क्रोमियम का बताओ। तो देखो यहाँ पे पोटेशियम का +1 होगा, और क्योंकि +1 × 2 होगा, क्योंकि 2 पोटेशियम है, जिसका निकालना उसको x मान लो, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 7 और -2 बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x - 12 = 0 हो जाएगा। सो x = यहाँ से आ जाएगा आपका +6। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड कर सकते हो। उसी तरह से और भी क्वेश्चन देखेंगे, धीरे धीरे सीख जाओगे आप, धीरे धीरे आप इसको सीख जाओगे। तीसरा नंबर में तुम्हारे पास आ गया, मान लो थर्ड नंबर तुम्हारे पास आ गया HNO3, थर्ड नंबर आ गया HNO3, और इसमें नाइट्रोजन का बताना है। तो हाइड्रोजन का +1 अभी हमने बताया भी था, जब मेटल हाइड्राइड होगा और जब हाइड्रोजन का तुमसे पूछेगा तभी तुम्हें फाइंड करना है, उसको फिर अपने हिसाब से फाइंड करना है, अदरवाइज तुम्हें +1 ही लेना है, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। हाइड्रोजन का +1 लेना है और ऑक्सीजन का -2 ही लेना है। मतलब ये नहीं कि वहाँ पे हम सोचने लग जाएंगे नहीं सर -1 होगा क्या, या हाइड्रोजन का सर -1, ये नहीं सोचना है, आपको +1 ही लेना है हाइड्रोजन का। अब देखो यहाँ पे +1 होगा, नाइट्रोजन का जो पूछ रहा है वो x होगा, और +3 × -2 और बराबर 0 होगा, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? +5 आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करोगे आप ना। और देखो फोर्थ नंबर मान लो तुम्हारे पास MnO4 और यहाँ पे 2- आ गया, ऐसे MnO4 2- आ गया, और निकालना मैग्नीज का है, तो यहाँ ले लेंगे x और प्लस ले लेंगे 4 × -2, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो एक का -2 होता है, तो 4 × -2, और ये क्योंकि आयन है तो -2 के बराबर कर लो,
तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 6। तो इस तरह से आप इसको बनाओ, x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 6। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का तरीका होता है। अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, उसको हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। 4 तो हमने सॉल्व किया, 4 हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर। जहाँ पे दिक्कत होगा उसको एक बार और समझने की कोशिश करना, तो आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है Cr2O7 और यहाँ लिखा है 2-, यहाँ पे क्रोमियम का पूछ रहा है। 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है, जैसे कभी कभी तुम्हारे पास, जैसे ये देखो, ये तुम कह रहे थे ना NaH, तो इसमें हाइड्रोजन का पूछेगा तुमसे, NaH में हाइड्रोजन का पूछेगा तो वो निकाला जा सकता है। अब इसमें मान लो 7 नंबर जो है उसमें लिखा है Na और यहाँ पे N3 लिखा है, और इसमें नाइट्रोजन का पूछ रहा है, NaN3 और नाइट्रोजन का पूछ रहा है। 7 नंबर के बाद 8 नंबर, 8 नंबर में लिखा है Na3 और यहाँ पे PO4 और यहाँ पे फॉस्फोरस का पूछ रहा है। 9 नंबर जो तुम्हारे पास है उसमें लिखा है H2SO4 और इसमें सल्फर का पूछ रहा है। 9 के बाद 10 लिखा है H2O3 2-, H2O3 2- में सल्फर का पूछ रहा है। 11 नंबर में तुमसे क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है H2SO5। अब थोड़ा सा अलग अलग थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे। H2SO5, इसके बाद पूछ रहा है H2S2O8 पूछ रहा है, इन दोनों में सल्फर का पूछ रहा है और इसमें भी सल्फर का पूछ रहा है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में पहले इतना सॉल्व कर लेते, फिर हम आगे और क्वेश्चन करेंगे। जहाँ जहाँ पे हमें दिक्कत हो सकती है वहाँ पे नोट कर लेंगे उसको। जैसे यहाँ देखो, तो ये क्रोमियम का x लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x + 7 × -2 बराबर -2। तो 2x = यहाँ से सॉल्व करोगे तो 12 हो गया। अब x = +6 आ जाएगा, यहाँ पे x = क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। NaH की बात करें तो +1 और प्लस x = 0 होगा तो x = -1 हो जाएगा। यहाँ पे NaN3 में सोडियम का +1 और 3x = 0 होगा तो x = -1/3 हो जाएगा। यहाँ पे P का निकालना है फॉस्फोरस का, तो +3 + x होगा और +4 × -2 और बराबर 0 होगा तो x बराबर यहाँ पे +5 आ जाएगा। इधर अगर हम इस H2SO4 की बात करें तो हाइड्रोजन का +1 2 के लिए +2 होगा, प्लस x और -8 बराबर 0 होगा तो x बराबर +6 होगा। x बराबर क्या होगा, +6 होगा। इसका नाम सब लोग जानते भी हो, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका नाम सब लोग जानते हो, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आइए इसको देखिए, यहाँ पे सल्फर का निकालना है 2x + 3 × -2 बराबर हो जाएगा -2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर +4, सो x बराबर +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे तुम 11 और 12 को बड़ी बारीकी से करना, हड़बड़ाना नहीं, तो गलत हो सकता है। देखो सल्फर का तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, +2, अब +x हो गया और +5 और -2 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, +8। और क्योंकि सल्फर का +8 आ रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सल्फर का +8 तो पॉसिबल नहीं है ना, सल्फर का +8 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जैसे ही आपको कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर अपने मैक्सिमम से एक्सीड कर जाए तो समझ लेना उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये बात नोट कर लो, ये बात नोट कर लो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सीड फ्रॉम मैक्सिमम, एक्सीड फ्रॉम मैक्सिमम, देन पेरोक्साइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो आप लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो, मेंशन कर लो, इससे आपको क्या होगा ना, फायदा होगा। इफ ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर एक्सीड कर जा रहा है, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्सीड फ्रॉम मैक्सिमम, मैक्सिमम से एक्सीड करता है,
exceed from maximum, then peroxide bond is present. Then peroxide bond is present. तो इसका मतलब हो गया वहां पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा. पेरोक्साइड बॉन्ड इज प्रेजेंट. तो इस केस में पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है. इसका मतलब मुझे यहाँ पे समझना होगा कि H2SO5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा. अब मुझे क्या समझना होगा कि H2SO5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा. तो ये बात आप लिख लेना. अगर कभी भी मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाए, मतलब मैक्सिमम सल्फर का 6 होता है, अब 6 से 8 हो गया तो 6 से ज़्यादा है ना, इसका मतलब उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा. और अगर ऐसा है तो ये बन जाएगा एस. इसकी बॉन्डिंग देख लो आप, SOOH होगा. यहाँ पे H2SO5 है तो डबल बॉन्ड O होगा, डबल बॉन्ड O होगा, और यहाँ पे OH होगा. ऐसे इसकी बॉन्डिंग इस तरह से होगी, इसकी स्ट्रक्चर ऐसा होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड होगा इसमें. अब देखो पेरोक्साइड बॉन्ड हो गया तो कैसे निकलेगा. देखो अभी हम कैसे प्रूव करेंगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, अब वो चेक करना है. तो देखो ये ऑक्सीजन क्या हो गया, -2. अकेला ऑक्सीजन क्या हो गया, -2. अकेला ऑक्सीजन क्या हो गया, -2. और ये ऑक्सीजन पेरोक्साइड में है तो -1 -1. और ये दो हाइड्रोजन +1 +1. इस तरह से टोटल नेगेटिव चार्ज देखो. टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया -2 -8 और प्लस का 2, तो माइनस का 6 टोटल नेगेटिव हुआ. अब टोटल नेगेटिव -6 को कंपेंसेट करने के लिए +6 रख देंगे तो कंपेंसेट हो जाएगा. इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +6 होगा, ना कि +8. तो ऐसे केसेस में आपको थोड़े से स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा. जब वो मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाए तो देखो ऐसे तो रिस्क ले सकते हो आप, थोड़ा रिस्क ले सकते हो, लेकिन 100% वो गलत, मतलब सही, 99% वो सही होता है. अगर कभी मैक्सिमम से एक्सीड कर जाए तो आंसर मैक्सिमम वाला लिख देना चाहिए. जैसे मान लो सल्फर का +8 आ रहा है, +8 नहीं हो सकता है, और मैक्सिमम इसका +6 होता है, तो फिर +6 लिख सकते हो आप. बट फिर भी वो रिस्क रहेगा थोड़ा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्सीड तो करता है तो आंसर वो 99% में मैक्सिमम के बराबर आ जाता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे मैक्सिमम से कम आ जाता है. तो वो मेरे हिसाब से तो आपको स्ट्रक्चर पे ही काम करना चाहिए. अब अगला जो क्वेश्चन था, इसके नंबर 12 नंबर जो था वो था H2H2OH था. H2H2OH था. इसका ऐसे नाम भी लिख लेना, इसका नाम कैरोज एसिड होता है. इसका नाम भी लिख लेना, इसका नाम कैरोज एसिड होता है. इसका नाम होता है कैरोज एसिड होता है, ये भी नाम लिख लेना इसका. और इसका नाम जो होता है H2H2OH का, ये होता है मार्शल्स एसिड. कभी कभी एग्जामिनर हो सकता है कि नाम तुमसे बोल दे, तो उसको ध्यान रखना. ये मार्शल्स एसिड होता है, या फिर पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको. पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, बट ठीक है, आप मार्शल्स एसिड कॉमन नेम याद रख लो. अब इसमें देखो, इसमें जब तुम निकालोगे तो यह आ जाएगा +2 + 2x, और माइनस हो जाएगा ये 16, और बराबर में 0. सो 2x = 14 हो जाएगा. सो x = यहाँ पे +7 आ जाएगा, जो कि फिर से मैक्सिमम से ज़्यादा है. और मैक्सिमम ज़्यादा है तो मैक्सिमम से ज़्यादा वाला आंसर तो नहीं लिख सकते. इसका मतलब यहाँ पे भी बॉन्डिंग समझना पड़ेगा. देखो इसकी बॉन्डिंग होती है SOOS होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे OH होगा. इस तरह से H2H2OH का स्ट्रक्चर बनता है. अब अगर तुम इसको चेक करोगे तो देखो ये -2 होगा, ये -2 होगा, ये -2 होगा, ये +1 होगा, ये -1, ये -1, ये -2, ये -2, ये -2, और ये +1 होगा. अब इधर आधा आधा करके देख लो इसको, इधर आधा देख लो और उधर आधा देख लो. इधर आधा का जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो -7 + 1 है, तो माइनस का 6 हुआ. कंपेंसेट करने के लिए इस पे भी प्लस का 6 आएगा, और कंपेंसेट करने के लिए इस पे भी प्लस का 6 आएगा. तो दोनों तरफ +6 + 6 आएगा, और जब एवरेज निकालोगे तो +6 + 6/2 हो जाएगा.
तो नॉर्मली वो +6 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लोगे, इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड कर लोगे। सिंपल है, कुछ टफ तो है नहीं। तो ऑक्सीडेशन नंबर में ये सब ध्यान रखना। जैसे अब इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम में बहुत बार पूछता रहा है CrO5, अभी मेंस में भी आया था और ये नीट एग्जाम में भी आ चुका है। CrO5, CrO5 जो स्ट्रक्चर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो x -10 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा +10, जो कि गलत है। क्रोमियम का मैक्सिमम +6 होगा। क्यों? क्योंकि 4s1 3d5 होता है, तो मैक्सिमम 6 ही हो सकता है क्रोमियम का। इसका मतलब इसमें भी कुछ गलती है। तो गलती को कैसे सुधारोगे? इसका स्ट्रक्चर याद करेंगे। स्ट्रक्चर होता है इसका बटरफ्लाई, इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब इसका अगर ये स्ट्रक्चर तुम बना लेते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर अब जो क्रोमियम का तुम निकालोगे वो तुम्हारा सही आ जाएगा। देखो इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब अगर ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है तो देखो ये ऑक्सीजन का हो गया -2, ये -1 -1, ये -1 और ये -1, तो यहाँ पे टोटल आएगा +6 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे कितना आएगा +6 ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे CrO5 में ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। इसमें चाहो तो तुम स्टार लगा लो, इसमें चाहो तो तुम स्टार लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहा है। हो सकता है फिर से ये आपको देखने को मिल जाए। सो नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाइए और देखते हैं। जैसे मान लो तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे देखो, कहेगा कि Br3O8 है, Br3O8 है, इसमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन हमारा है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन, और दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें है इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन। देखो हमारे पास यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन है। एक कह रहा है कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमीन का क्या होगा, और एक कह रहा है इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन क्या होगा। तो एवरेज के लिए हम लोग अगर सॉल्व करें तो वो तो हमें आता है। कैसे? 3 ब्रोमीन है तो 3x हो गया, और -16 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16/3। x बराबर कितना आ जाएगा 16/3। तो एवरेज ये हुआ। तीनों ब्रोमीन का एक साथ फाइंड करना कहीं ना कहीं वो एवरेज को डिनोट करता है। अब तुम चाह रहे हो कि अकेला अकेला निकाल लें, तो देखो इसके स्ट्रक्चर फिर करने पड़ेंगे, थोड़ा आपको स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ सकता है। तो Br3O8 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। देखो Br3O8 का जो स्ट्रक्चर होगा वो डबल बॉन्ड O, 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 ऐसे इस तरह से हो। Br3O8 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब क्योंकि Br3O8 का स्ट्रक्चर ऐसा है, अब देखो यहाँ पे इंडिविजुअली -2 -2 -2, ये -6 हो गया। -6 को कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पे +6 दोगे, यहाँ भी -2 और यहाँ पे -2 कंपेंसेट करने के लिए +4 दोगे, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 कंपेंसेट करने के लिए +6 दोगे। और आपस में ब्रोमीन के बीच में तो कुछ है नहीं। इसका मतलब देखो अब इंडिविजुअली अगर मैं बोलूँगा तो इंडिविजुअल ब्रोमीन का आ जाएगा +6 +4 एंड +6, इस तरह से ये आंसर लिखना पड़ेगा। फिर अगर इंडिविजुअल एग्जामिनर पूछेगा तो +6 +4 +6। अब तुम इसका एवरेज निकाल के भी देख लो। अगर तुम इसका एवरेज निकालोगे तो 6 + 4 + 6 होगा, और बटे में 3 होगा, क्योंकि 3 को जोड़कर आप 3 से डिवाइड करोगे, मीडियन जिसको आप बोलते हो, एवरेज बोलते हो। तो यहाँ पे देखो 16/3 आएगा, और आप चेक भी कर लो आपने एवरेज 16/3 ही निकाला था। तो कभी कभी एग्जामिनर इंडिविजुअल भी पूछ सकता है कि चलो अब इसका इंडिविजुअल तुम बताओ, तो इंडिविजुअल भी आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर भी आप फाइंड कर सकते हो, बस स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आ जाएगा तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो यही वाला देखो क्वेश्चन, इसके पहले वाला जो सल्फर वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी तो यही था कि भाई H2SO8 में अगर मैं इंडिविजुअल पूछता तो +6 +6 आता, और एवरेज भी करेंगे तो 6 ही आएगा। इंडिविजुअल भी +6 +6 आएगा, और एवरेज भी करेंगे तो +6 ही आएगा। मतलब इस तरह क्वेश्चन आप सोच सकते हो, मतलब उसका क्या अप्रोच होगा
इसको आप समझ सकते हो, इसको बना सकते हो आप। तो अप्रोच को समझना है। जैसे इंडिविजुअल पूछेगा तो आप स्ट्रक्चर बना दोगे, एवरेज पूछेगा तो नॉर्मली जैसे आप निकालते हो वैसे निकाल दोगे। तो मुझे लगता है कि आप समझ पाएंगे। सब भाई एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा रहता है, इसको देखो, हाइपो का एक क्वेश्चन है, ये H4O6 2-। जैसे इस क्वेश्चन होता है ये वाला बड़ा अच्छा रहता है, ये भी क्वेश्चन इंडिविजुअल। इसमें दो क्वेश्चन हम पूछेंगे अभी। H4O6 2-। एक तो इसमें बताना है एवरेज क्या होगा और इंडिविजुअल क्या होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें ए नंबर हमारा क्वेश्चन है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या होगा। और दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर क्या होगा। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर क्या होगा, तो उसका इंडिविजुअल बोल सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर क्या होगा। तो अगर हमारे पास ये दो तरह के क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ने हमसे पूछ दिया, या तो एवरेज पूछा या तो इंडिविजुअल पूछ दिया, तो अब ऐसे क्वेश्चन में से आप समझेंगे कैसे, उसको आप देखो। आइए मेरे साथ देखिए। जैसे पहले तो एवरेज पूछा है, तो ये आ जाएगा 4x - 12 बराबर का हो जाएगा -2, क्योंकि एक ऑक्सीजन के लिए -2 तो 6 ऑक्सीजन के लिए -12 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4x बराबर 10 हो जाएगा। सो x बराबर कितना आ जाएगा 2.5। तो एवरेज तो 2.5 है। अब इंडिविजुअल की मैं अगर बात करूं, तो इंडिविजुअल के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इंडिविजुअल के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, तो ये बनेगा डबल बॉन्ड O O-। यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड O O-। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसका इंडिविजुअल निकालना है, तो देखो इस सल्फर और सल्फर के बीच में कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो 0 0 होगा। इसका -2, इसका -2 और एक -1 वाला है, तो मिलाकर ये टोटल नेगेटिव को कंपेंसेट करने के लिए, -5 को कंपेंसेट करने के लिए +5 देना पड़ेगा। यहाँ भी -2 -2 -1, इसको भी कंपेंसेट करने के लिए +5 देना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 0 0 और 5। अब इसका एवरेज निकाल के भी चेक कर सकते हो आप, इसका एवरेज निकाल के भी चेक कर सकते हो भाई, कि 5 + 0 + 0 अब +5 अब बटे में कितना हो जाएगा 4। तो ये 10/4 आ गया, तो 2.5 फिर से आ गया कि नहीं आ गया। तो दो तरह के क्वेश्चन बन सकता है, एक एवरेज वाला और एक प्रत्येक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फाइंड करोगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे कभी मान लो क्वेश्चन मिल गया तो आप उसको बना लें, मतलब ऐसा ना हो कि कहने के लिए हो जाए भैया कि ये तो क्वेश्चन ही नहीं आता अपने को, तो ये वाला भी लिख लो आप। तो यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग बना दो, ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इन कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स में तो पढ़ोगे ही, 12 का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें ये वाला चीज़ पढ़ना है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि कभी मान लो क्वेश्चन तुम्हारा टकरा गया तो बना लोगे। देखो तुम लोग जानते हो कि अगर कोई जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, देखो ना, जैसे यहाँ पे है K4, यहाँ पे है आयरन और यहाँ पे है CN, और ये नंबर में लिखा है 6। देखो हर बच्चे को पता है CN साइनाइड को बोलते हैं, CN माइनस के फॉर्म में होता है। CN कैसा होता है, CN माइनस होता है। इसका मतलब इस CN का -1 लेना है, नहीं ऐसा नहीं कि कार्बन का अलग नाइट्रोजन का अलग ले लेना, ऐसा नहीं लेना ना। CN -1 होता है। अब इसको आयरन का पूछ रहा है तुमसे, तो देखो पोटेशियम का हो गया +4 +x और -1 हो गया CN माइनस का, तो 6 हो गया। तो -6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का 2। x बराबर कितना आ जाएगा, +2। ऐसे ही और देखो, और देखो, धीरे धीरे समझ जाओगे आप मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे देखो इसको लिगेंड बोलते हैं, आगे जाके पढ़ोगे 12 क्लास में आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो CN है उसको लिगेंड बोलते हैं, लिगेंड। अब उसके बाद देखो, जैसे मान लो Fe, यहाँ लिखा है Fe
और यहाँ लिखा है Cl6, यहाँ लिखा है Fe, यहाँ लिखा है Cl6 और यहाँ लिखा है 3-। अब तुम जानते हो क्लोरीन जो होता है वो अपने आप में हेलाइड होता है, जैसे हेलोजन हेलाइड होता है तो Cl होगा। अब इसको निकालना तो x-6 बराबर हो जाएगा -3, तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा +3, इस तरह से। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन टकरा जाए अपने पास तो उसको ऐसे सोचना। एक और देख लो तुम, जैसे इसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हम सोच पाए। जैसे मान लो तुम्हारे पास आ जाए Fe, यहाँ आ जाए अमोनिया, इस तरह से NH3 4 आ जाए, यहाँ पे Cl2 आ जाए और यहाँ पे +1 आ जाए, ऐसे आ जाए, इस तरह से आ जाए मान लो। तो अमोनिया पे कोई चार्ज तो होता नहीं है, तुम लोग भी जानते हो भाई, अमोनिया पे कोई चार्ज होता है क्या? तो Cl होता है, लेकिन अमोनिया पे तो कोई चार्ज, अमोनिया पे चार्ज दोगे क्या तुम? -1 अमोनिया पे चार्ज -1 ऐसा होगा? नहीं होगा ना, अमोनिया पे चार्ज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा x +0 और -2 बराबर हो जाएगा +1। तो यहाँ से जो आएगा x बराबर +3। तो इस तरह से आप बनाना ना, जिसमें चार्ज जैसे Cn है तो Cn- होगा। चाहो तो कुछ लिखवा देता हूँ मैं, चाहो तो कुछ लिखवा देता हूँ, उससे क्या होगा ना, तुम जब भी कोऑर्डिनेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो सोच पाओगे। तो उसके लिए एक छोटा सा बॉक्स बना ही लो, शायद मिल जाए कभी तो आप बना लो। जैसे कभी मान लो हेलोजन वाला मिल जाए, तो हेलोजन वाला हेलोजन -1 होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 ले लेना। हेलोजन वाला लेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 ले लेना। जैसे मान लो कहीं Cn मिल गया तो समझ लेना वो Cn- लिखा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 ले लेना। अगर मान लो तुम्हारे पास CO मिल गया तो CO ही होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ले लेना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लेना? 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ले लेना। जैसे मान लो कभी अमोनिया टकरा गया तुम्हारे सामने, अमोनिया अमोनिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो भी 0 होगा। उसी तरह से मान लो तुम्हारे पास पानी टकरा गया, वाटर, तो वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा? वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। तो कभी मान लो इस तरह से आ जाए तो आप सोच पाओगे, मैं इसलिए लिख रहा हूँ और कोई बात है नहीं। वाटर वाटर ही होता है, वाटर वाटर ही होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं। जैसे OH रहेगा तो सब लोग, तुम लोग भी जानते हो, समझदार हो भाई, OH होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 ले लेना ना, OH लिखा रहेगा तो OH-1 लेना। जैसे मान लो कहीं पे तुम्हारा मिल गया NO2 मिल गया, सब लोग समझदार हो भैया, NO2- होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो यहाँ पे लोगे वो -1 लोगे। अब कभी मान लो C2O4 तुम्हारे सामने टकरा गया, समझ लेना वो C2O4 2- लिखा हुआ है, ऑक्सिलेट बोलते हैं इसको। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो तुम लोगे वो -2 लोगे। ये कभी भी मान लो तुम्हारे पास सामने मिल जाए, थोड़ा ध्यान रख लेना। C2O4 2- मिल गया, तुम C2O4 में खोज रहे हो कि भैया कहाँ चला गया C2O4, तो ये ध्यान रखना, C2O4 2- जैसे मान लो कभी सपोज करो PO4 अकेला मिल गया, तो PO4 3- होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम पूरे का -3 ले लेना, पूरे का, यानी कि अलग अलग मत कर लेना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब रहेगा ना तो उसके साथ ये सब लिगेंड कहलाता है। अब जैसे CO3 मिल गया, तो ये CO3 2- होता है। अब CO3 2- होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम -2 ले लेना, इस तरह से ना। तो हेलोजन का केस ये सब लगभग लगभग इतने में से आ जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। तो ये ले लो ना, ठीक है, तो इतना आप कर लेना, ठीक है, इसको देख लेना एक बार। तो देखो CO3 2- बन गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -2 हो जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन मान लो ऐसा टकरा जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा आप इसको एक बार देख लेना है और उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में देख लो, आओ देखो, जैसे मान लो कभी मिल गया CO, एक एग्जाम्पल और कर लो भाई, तुम क्यों कन्फ्यूजन रहोगे। तो COH2O4 लिख लो और यहाँ पे Cl2 लिख लो और यहाँ पे तुम क्या करो, Cl लिख लो, तो कितना हो जाएगा? x + 0 -2 -1 बराबर 0 कर लो, ऐसे कर लो। देखो वाटर का तो 0 होना है,
और क्लोरीन 2 है तो -1 -2 हो जाएगा, -1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 3। x कितना आ जाएगा, प्लस का 3। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लोगे ना। अब मुझे लगता है ऑक्सीडेशन नंबर अब फाइंड हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला भी हमने लगभग आपको बता दिया है। नॉर्मली हमने आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करोगे, इंडिविजुअल कैसे फाइंड करोगे, एवरेज कैसे फाइंड करोगे, वो आप सीख जाओगे। तो कुछ क्वेश्चन है, आप देखना चाहो तो देख लो। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन इन Na2O2, इसको कंप्लीट कर देते हैं। 4-5 क्वेश्चन है, बस एक बार देख लेते हैं। Na2O2 ऑक्सीजन में है, ऑक्सीडेशन नंबर किसका पूछ रहा है, ऑक्सीजन का। तो क्या होगा, देखो नेट सोडियम का हो गया +1, तो कितना हो जाएगा, +2 और +2x और बराबर में 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये x बराबर आ जाएगा -1, क्योंकि 2x बराबर -2, तो x बराबर -1। इस तरह से इसको बना सकते हो, x बराबर -1 आ जाएगा ये। तो -1 कहाँ दिया है, देखो यहाँ दिया है, आंसर हो गया। सिंपल है क्वेश्चन, टफ नहीं है। फॉस्फोरस का बताना है Mg2P2O7, तो मैग्नीशियम का कितना होता है, +2, अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो +2 से हो गया +4 +2x, और ये आ जाएगा -14 बराबर 0। तो 2x का मतलब हो गया ये 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +5। और +5 तुम्हारा यहाँ सी आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। अगेन एक क्वेश्चन ऐसे दिया है, SO3 H2O4 और H2O6 2- का ऑर्डर बताना है। तो देखो SO3 2- की अगर बात करें तो x -6 बराबर -2, तो x बराबर +4 हो जाएगा। H2O4 2- की अगर मैं बात करूं तो ये 2x -8 -2 हो जाएगा। 2x -8 बराबर -2, तो 2x बराबर हो जाएगा +6, तो x हो जाएगा +3। H2O4 2- एक बार चेक भी करेंगे, एक बार चेक करेंगे सब लोग। मुझे लगता है x बराबर +3 आएगा। और H2O6 2- इसको देखो, तो ये आ जाएगा 2x -12 बराबर -2, तो 2x बराबर 10 हो गया, तो x बराबर ये कितना आ गया, +5। अब देखो इसमें +5 +2 और +3 और +4, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे कम हो जाएगा H2O4 2- का, उससे ज़्यादा होगा SO3 2- का, और सबसे ज़्यादा होगा H2O6 2- का। अब ऐसा ऑप्शन जहाँ भी मिल जाए आप टिक कर दीजिए, तो मुझे लगता है ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, अगेन एक आसान क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो एग्जामिनर आसान ही पूछता है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब कहीं दूसरे ग्रह से क्वेश्चन ले आएगा, यही सब लाएगा क्वेश्चन, और क्या लाएगा। आइए एक मैच कराते हैं क्वेश्चन को ना। आइए Na-N3 में अभी जस्ट निकाला भी था हमने, Na-N3 तो हमने बताया भी था अभी। देखो ये +1 हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/3। तो ए वाला तुम 3 से मिला दो, ए वाले को किससे मिला दो, 3 से मिला दो, N2H2, तो ये आ जाएगा 2x +2 बराबर 0, तो x बराबर -1 आ जाएगा। अब ये -1 हो गया, ऐसे मिलाते चलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब NO का पूछ रहा है, तो x -2 बराबर 0, x बराबर +2, क्योंकि अब हम लोग इतना चीज पढ़ लिए हैं, ऐसा नहीं कि अब हम उस पर रुक रुक के काम करें, ऐसा नहीं। ये +2 हो गया। N2O5 की अगर मैं बात करूं तो N2O5 +2x -10 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पे 10/2 5 आ जाएगा। अब N2O5 का 5 आ जाएगा, तो इसका मतलब A का 3, B का 4, A का 3, B का 4, A का 3, B का 4, C का 2, C का 2 और D का 1। सही आंसर ए वाला हो जाएगा, सही आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लो, एक और लास्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ लिखा है एवरेज, तो एवरेज तो ये हो ही नहीं सकता ना भैया, एवरेज 2 और 3 थोड़ी होगा, 2 और 3 इंडिविजुअल ना हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकते हैं। जैसे Fe3O4 जो है, ये FeO
और Fe2O3 इन दोनों से मिलकर बना है। तो +2 + 3 तो इंडिविजुअल है, बट वो एवरेज पूछ रहा है ना, तो एवरेज के लिए कुछ मत करो। 3x - 8 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 8/3। इस तरह से इसको बनाना ना बेटा, इस तरह से इसको आप बनाएंगे तो 8/3 होगा ये। तो चलिए फिर ये आंसर हमारा बी वाला होगा। अब अगली क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज हमने केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा, उसके साथ उसके रूल्स को भी हमने बताया यहाँ पे कि रूल्स क्या होता है और कैसे बनाया जाएगा। तो हमने लगभग चीज़ों को बता दिया है आपका। अब हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के क्या क्या टाइप होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर का जो हमारा प्लान होगा उसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अगली क्लास का हमारा हेडिंग ये होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, हम आपका धीरे धीरे करके सभी चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे। अभी हम पहले रेडॉक्स को पूरा करेंगे, रेडॉक्स में टाइट्रेशन वगैरह भी, इक्विवेलेंट कंसेप्ट भी आ जाएगा, ये पूरा करा देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम पूरा करा के फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर आपका फिर पीछे चलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर मोल कंसेप्ट। 11th हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। 12 का फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें भी करेंगे। तो हमारे साथ लगातार क्लास में बने रहिए आप, और धीरे धीरे चीज़ों को आप सीखते रहिए। और मेरे साथ मुझे लगता है कि आप अगर पूरी क्लास करेंगे तो फिर क्वेश्चन बनाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही हमारा एक चैप्टर एंड होगा वैसे ही हम 50 क्वेश्चन का एक सीरीज चलाएंगे। 50 क्वेश्चन हम आपको लगभग उस चैप्टर का करा देंगे, जो जितना PYQ का होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो संभावनाएं हैं कि आगे आ सकता है उनके बारे में भी बात की जाएगी। सो मिलते हैं, सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। और यहाँ पे हम लोग इसको फाइनल कर रहे हैं, फिर ठीक है। यहाँ पे आपको ये आपका ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास आगे की बात।